आज का जो डिस्कशन का एजेंडा रहेगा वो मेनली रहेगा TIRQ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो TIR कैसे होता है? पहली बात तो TIR तब होता है जब रेज डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है। दैट्स द फर्स्ट मेन क्राइटेरिया। अगर रेज रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो कहीं कोई TIR कुछ नहीं होता है ना। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। मान लो ये मीडियम है, ये mu1 है और ये है सपोज ये mu1 है और ये है mu2। तो ये जो रे है ये बेसिकली क्या हो रहा है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रहा है ना, जो कि होता ही है, पता ही है। तो ये कब ना, अगर ये डेंसर हुआ और ये रेयरर, यानी इंसिडेंट एंगल अगर आई होता है, याद आ रहा है ना, मैंने बोला था कि पुराने कन्वेंशन के हिसाब से आई इंसिडेंट एंगल होता है और आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नए कन्वेंशन के हिसाब से I1 होता है इंसिडेंट एंगल और I2 होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चीज एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। और इनफैक्ट I1 I2 लिखने से ना याद रखना भी आसान होता है, ठीक है ना। कैसे? क्योंकि स्नेल्स लॉ बड़ा सिस्टमेटिक हो जाता है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है mu1 sin I1, यानी mu1 sin I1 is equal to mu2 sin I2, ठीक है ना। तो जरा सोचो, डेंसर का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, यानी इस केस में डेंसर रेयर के हिसाब से क्या होगा, देखो mu1 is greater than mu, है ना। डेंसर और रेयर के हिसाब है, तो mu1 is greater than mu। तो अब इसको अगर यहाँ पे लगाते हो तो देखो mu1 अगर mu2 से बड़ा हुआ, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है ना, तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो mu1 बड़ा है सपोज, जिसके मतलब एक बड़े क्वांटिटी के साथ एक छोटा क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तब ना इक्वल टू होगा छोटे क्वांटिटी इनटू बड़े क्वांटिटी। तो इससे ये पता चल रहा है कि sin I1 has to be less than sin I2। पता चल गया ना क्यों? क्योंकि mu1 बड़ा है तो उसके साथ छोटा क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया होगा, mu2 छोटा है या उसके साथ बड़े क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया होगा। तो उस लॉजिक से हम लगा के कह सकते हैं कि sin I1 will be what, ना sin I2 से लेस, मतलब sin I1 will be less than sin I2। अब देखो इससे क्या हुआ, I1 इससे पता चल रहा है कि I1 is less than I2, ठीक है ना। कितना आइडिया लग गया? ठीक है, I1 is less than I2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट एंगल छोटा है, I2 बड़ा है, तो रेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो। तो देयरफॉर यहां पे लिख दो, देयरफॉर रेज बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। बड़ा सिंपल हिसाब किताब। अगर अभी तक के लॉजिक में कुछ अटक रहा है तो पूछ लो। ऑल क्लियर टिल नाउ? देख लो अच्छे से, मैंने बड़े लॉजिकली बताया, मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने लॉजिकली बताया तो कि अगर ये इससे बड़ा होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा एंड सो ऑन, ठीक है ना। आद्विका बेटे समझ में आ गया? यस सर। पावनी ओके है? यस सर। चलो ठीक, अब एक एक करके रिवीजन पूछते रहेंगे।
तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं काम करता हूं, मैं I1 का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाता रहता, तो क्या होगा, धीरे धीरे देखो कैसे होगा। ये अगर I1 है, ये ऐसे हुआ है ना, ये हो गया 1, ये हो गया 1। फिर 2 वाले में क्या होगा देखो जरा, ये हो गया 2, ये हो गया 2। आ गया ना 2। अब आ जाओ 3। 3 वाला पता कौन सा रे है, जो कि जो बाउंड्री है ना सिस्टम का, मतलब इंटरफेस करते हैं जिसको हम लोग, बिल्कुल ग्रेजिंग होके जाता है। इस रे को यानी 3 को हम लोग बोलते हैं एज मीडियम के साथ घसीटते जा रहा है। जो बाउंड्री है ना सिस्टम का, बाउंड्री जिसको हम लोग इंटरफेस करते हैं, उसके साथ बिल्कुल घसीटते जा रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं एज ग्रेजिंग रे। तो मैं देख रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से कि जैसे जैसे मैं आई का वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, तो मतलब I1 का वैल्यू, तो उधर I2 भी बढ़ता जा रहा है। तो कभी ना कभी I2 का वैल्यू बढ़ते बढ़ते पहले 90 डिग्री I1 के पहले, क्योंकि I1 से I2 बड़ा है, तो I1 का वैल्यू बढ़ते 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 एक स्टेज आएगा जब I2 का वैल्यू 90 डिग्री होगा। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट एंगल जिसपे रे जस्ट ग्रेजिंग चल रहा है ना, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, उस एंगल को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब सवाल है कि इसके बाद क्या है ना, तो क्रिटिकल एंगल से भी अगर बड़ा होता है इंसिडेंट एंगल, तो क्या हो जाएगा, अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दो तो अब जाके क्या होगा, रेज दूसरे मीडियम में जाता ही नहीं है, उसी मीडियम में वापस आता है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज PIR। तो अब हमारा फोकस ऑफ अटेंशन क्या है ना, क्रिटिकल एंगल। चल देखते हैं, ये तो बाय द वे μ1 है, μ2 है, और याद रखना μ1 ग्रेटर देन μ2, जो TIR वाला फेनोमेना से μ1 ग्रेटर देन μ2 थे वैसे। तो μ1 sin IC, जिस समय इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल होता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी I2 90 डिग्री इज इक्वल टू μ2 sin 90 डिग्री, यानी μ1 sin IC इज इक्वल टू μ2, यानी आई होप कि तुम लोगों को मैंने बता रखा है वैसे तो, जो इनवर्स लिखने का तरीका, तो मैं उसको यूज कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर IC हो गया साइन इनवर्स ऑफ μ2 बाय इनवर्स। ठीक है, तो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ μ2 अपॉन μ1। ठीक है,
नाउ यू माइट से इसका नाम इतना अजीब सा क्यों है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ये क्या अजीब सा रूल है या नाम है? एक्चुअली पता क्या होता है, ये थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा तुम्हें। पता क्या है, ये जो रिफ्रैक्शन होता है ना, जब रिफ्रैक्शन होता है, मैं टीआईआर की बात नहीं कर रहा हूं, जब प्रॉपर रिफ्रैक्शन होता है ना, वहां पे भी याद रखना थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है। मतलब क्या कि इन जनरल ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये है इन जनरल। इन जनरल पता क्या होता है, जब रिफ्रैक्शन भी होता है ना, जब रिफ्रैक्शन भी होता है ना, उस समय भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होता है। कैसे? ऐसे। लेकिन तुम बोलोगे ये तो टीआईआर हो गया फिर तो। नहीं, ये टीआईआर नहीं है, ये आईआर है सिर्फ, यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बारे में तो हम बताते नहीं है, आप कहीं पढ़ते नहीं है। एक्चुअली पता क्या होता है, मान लो मान लो 100 रेज या 100 अमाउंट ऑफ रेज यहाँ पे है, मतलब 98 तो वहां चला जाता है, 2 यूनिट्स ऑफ रेज यहाँ जाता है, तो देयरफॉर ये बहुत ही लेस डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट तो वही है, तो जो डोमिनेंट होता है फिनोमेना वही हम लोग जनरली देख पाते हैं। तो इसलिए इस केस में हम लोग दूसरे का चर्चा नहीं करते हैं, दूसरे का डिस्कस नहीं करते हैं, बट एक्चुअली होगा यही कि इंसिडेंट आएंगे तो उसका 98-99% रिफ्रैक्ट करके चले जाएंगे, 1-2% रिफ्लेक्ट भी करता है। पर ये टीआईआर नहीं है, ये सिर्फ आईआर। तो ये इंटरनल रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, ये आईआर है, ये भी आईआर है और ये आ रहा है। से तो सब कंफ्यूजन हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है, जरा ध्यान से सुनो। ये इंसिडेंट रे इसलिए आईआर है ठीक है ना? चलो इसको आईआर लिख लो। ये है इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे, तो IRR, इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे लिख लो। ये इंसिडेंट रे, इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे, और ये है रिफ्रैक्टेड रे RR। RR में तो कोई कंफ्यूजन नहीं मुझे मालूम है, बट ये कई बार लगता है दोनों IR कैसे हो गया। तो एक IR है इंसिडेंट रे और एक है IRR, इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन ये 1-2% होता है जनरली, ठीक है ना? तो अप्रोक्सीमेटली ये हो जाता है, ठीक है ना, 98-99%। ये इसलिए इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब टीआईआर नाम क्यों हो गया? क्योंकि द मोमेंट द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होता है ना, पूरा ही रिफ्लेक्ट कर जाता है। समझो ना, इसलिए नाम क्या दिया गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी 100% रिफ्लेक्शन। तो ये जो हो गया, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा 100%। इसलिए इसका नाम दिया गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? ये नाम दिया गया, यानी रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं, अगर 100 यूनिट ऑफ रेज आया तो 100 यूनिट ऑफ रेज रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। बट कब करेंगे? जब आई ग्रेटर देन आईसी है तो, यानी जब आई यानी इंसिडेंट एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल यानी आईसी से ज्यादा है तो, ठीक है ना? चलो तो आगे बढ़े फिर हम तो मैं जो क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन कर रहा था,
तो उससे क्रिटिकल एंगल का क्या आ गया था वैल्यू, sin IC इज इक्वल टू μ2 by μ1। तो जनरली इसको एज ए इनवर्स लिखते हैं हम लोग, एंड दैट इज IC इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मेट सबको कंफर्टेबल है ना? किसी को फॉर्मेट दिक्कत है तो बताओ जरा। हिमान्या बेटे तुम्हारा ये फॉर्मेट तुमको मालूम है लिखना? नो अरे सर। अच्छा मालूम है। वंशिका बेटे कंफर्टेबल हो इस फॉर्मेट से? यस सर। मालूम है ना? ठीक है। पावनी और अद्विका बेटे तुम लोग ये फॉर्मेट मालूम है ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल लिखने का एक तरीका, साइन इनवर्स ऑफ μ2 बाय μ1। अब इसके साथ एक और चीज भी जुड़ा हुआ, वो पता क्या है? डेल्टा। इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है देखो, मैंने बोला ना कि μ2 इज लेस देन μ1, ठीक है ना? एक काम करो, पहले रे को एकदम सीधा रखो और फिर धीरे 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 एंगल बढ़ाते रहो। ये हो गया एंगल I1, ये हो गया I2। देखो ये जो रे था ये तो सीधा जाने वाला था ना, एक्चुअली ये रे को जाना ऐसे था, यूं ऐसे करके सीधा जाना। ये रे को सीधा जाना था ना, तो क्या हुआ, इतने से बैठ गए। तो ये होता है डेल्टा, यानी इस रे को सीधा जाना था, इस रे को ऐसे जाना था और इसके जगह यूं चला गया, तो यानी इसके जगह यूं चला गया, तो ये जो एंगल है ना दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन, डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा बेसिकली क्या होता है ना, देखो ये I1 है ना, तो ये एंगल हो गया I1 और ये तो I2 है ना, ये I2 है और ये I1 हो गया, I1 वर्टिकली ऑपोजिट में एंगल बना I1 और ये I2 हो गया, तो डेल्टा क्या हो गया बेसिकली I2 माइनस I1, यानी डेल्टा इज इक्वल टू I2 माइनस I1। ये हो गया ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। एक दिमाग लगाओ और मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा मैक्स ड्यूरिंग, मैं वो वाला केस डिस्कस कर रहा हूं जब रे डेंसर से रेयरर जा रहा है, ध्यान रखना। तो रे डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो मुझे क्या पता करना है, डेल्टा मैक्स ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन पता करना है। ठीक है ना? तो क्या करें, बताओ क्या होगा। मैक्सिमम का तो कब होगा देखो, तो देखो जैसे जैसे आई बढ़ाते रहोगे ना, देखना डेल्टा भी बढ़ता जाएगा। पता मैक्सिमम कब होगा, जब वो ग्रेजिंग वाला एंगल आएगा, वही होगा सबसे मैक्सिमम। तो यानी मैक्सिमम डेल्टा वाला क्या कंसंट्रेशन होगा ऐसे,
ये आईसी और ये ग्रेस है। तो इसको तो जाना ऐसे था, ये आईसी हो गया, तो ये भी आईसी हो गया, ये कितना हो गया फिर, बड़ा जाना छोटा छोटा तो नहीं हो गया ज्यादा, यानी डेल्टा मैक्स का वैल्यू कितना हो गया 90 माइनस आईसी। आईसी क्या है, क्रिटिकल एंगल, वेयर आईसी इज अ क्रिटिकल एंगल। जो ये ना फिगर मुझे लगता है ज्यादा छोटा हो गया, मैं इस फिगर को दोबारा बना रहा हूँ, कहीं डिस्कम्फर्ट ना हो रहा हूँ। तो पहले तो ये सब नोट कर लिया हो, क्रिटिकल एंगल ऑन। मैं डेल्टा मैक्स का सिचुएशन का डायग्राम बना, एक्चुअली पता क्या ना, इसका ना थोड़ा सा प्रोग्रेस समझो, जब डेल्टा का प्रोग्रेस समझो। देखो, जब इंसिडेंट एंगल मान लो 0 डिग्री, तो व्हाट डू मीन बाय आई इज इक्वल टू 0, ना नॉर्मल के अलोंग रे। तो अगर मान लो नॉर्मल के अलोंग रे ऐसे होगा, तो रे तो सीधा ही जाएगा। तो देखो इस केस में क्या हो गया ना, I1 इज इक्वल टू 0, इस केस में देखो क्या है, I1 0 तो I2 भी 0, क्यों, रे तो सीधा चला गया ना। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो ना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में I1 इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है ना। तो देयरफॉर डेल्टा का फार्मूला क्या है, I2 माइनस I1, ये डेल्टा का फार्मूला है। इस केस में क्या होगा, डेल्टा जी, यानी एंगल ऑफ डिविएशन स्टार्ट होता है 0 से। फिर पता क्या होगा, जैसे जैसे तुम एंगल को बढ़ाते रहोगे तो देखना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उससे ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो देयरफॉर डेल्टा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो देयरफॉर जब रेस बहुत धीरे तो एकदम पास में से आ रहा है, हल्का सा बेंड हो गया, तो छोटा मोटा डेल्टा क्रिएट हुआ। फिर जब रेस का एंगल बढ़ाते हो तो और ज्यादा डेल्टा, तो डेल्टा बढ़ते 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 इस वाले सिचुएशन पे मैक्सिमम। इस वाले सिचुएशन पे जो डेल्टा होगा वो मैक्सिमम होगा। उसी के बारे में बात करते हैं, आईसी अलग होगा, इसको आगे प्रोड्यूस कर दो, ये आईसी होगा, ये डेल्टा है। तो डेल्टा कितना हो गया फिर 90 माइनस आईसी, दिस डेल्टा इज इक्वल टू 90 माइनस आईसी, यानी मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन फॉर अ रिफ्रैक्टेड रे while going from denser to rarer medium is equal to 90 minus IC। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैक्सिमम, लेकिन ये हो गया ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ये हो गया सिर्फ ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। और जैसे ही टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसके बाद एंगल ऑफ डिविएशन बताओ जरा, कैलकुलेट करो। ये जो एक एक फिगर में बनाता हूं ना, ये सब नोट कर लेना, ये सारे कंसेप्चुअल फिगर है। इस तरीके से ना बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिगर के थ्रू, इसमें इनको अच्छे से नोट करना। अच्छा, नेक्स्ट इज दैट आफ्टर, नहीं, इफ आई इज ग्रेटर देन आई सी, यानी अगर इंसिडेंट एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो दैट मींस टीआईआर हैपेंस। एक काम करो, टीआईआर के दौरान तो रेस ऐसे जाए, during TIR what will be the value of delta, बताओ जरा, एंगल ऑफ डिविएशन during TIR what will be the value of delta, सॉल्व करो, बताओ जरा मुझे आंसर।
सॉल्व किया किसी ने? चलो एक आंसर आ रहा है एंड दैट इज Himanshu has given 45 डिग्री। बेटे 45 डिग्री तो फिक्स एंगल हो गया ना। टीआईआर तो बियॉन्ड आई, मतलब आई जब ग्रेटर देन आईसी होगा तो हमेशा ही टीआईआर। तो चाहे जैसे मान लो सपोज क्रिटिकल एंगल सपोज हो गया 38 डिग्री, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज क्रिटिकल एंगल 38 डिग्री। अब अगर इंसिडेंट एंगल 39 हो, 40 हो, 43 हो, 47 हो, 51 हो, 52 हो, 55 हो, कुछ भी एंगल हो, अब ये टीआईआर ही करेगा। अब इन सारे केसेस में एंगल ऑफ डिविएशन 45 डिग्री तो नहीं हो सकता, बिकॉज़ ह्यूमन न्यू गिवन आंसर की 45 डिग्री विल बी द डिविएशन, ऐसे नहीं। इस बार डिविएशन क्या है ना, रिफ्लेक्शन वाला डिविएशन है। तो पहले ये समझा जाए कि डिविएशन का कंसेप्ट क्या है। डिविएशन का कंसेप्ट ये है कि देखो इस रे को इधर जाना था, ये जो रे है अगर ये सीधा चला गया तो दिखो था, पर यूं नहीं गया, ये यहां गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है ना? अच्छा अब जरा देखो, ये अगर आई है तो ये भी आई होगा। ये तो पूरा एंगल तो 180 है, ये पूरा एंगल तो 180 है, तो डेल्टा कितना हो गया सोचो। तो देखो इस केस में डेल्टा क्या हो गया, 180 माइनस 2i। 2i इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, यानी एज i इंक्रीजेस, देखो ना ये माइनस में है। जैसे क्रिटिकल एंगल हो गया सपोज 30 डिग्री, ऐसे ले लो कुछ, तो 30 डिग्री से ऊपर जो भी एंगल होगा उसमें टीआईआर होगा। अब मान लो 40 डिग्री है, तो जब 40 डिग्री होगा तो 40 टू 80, 180 माइनस 80 इज 100, यानी एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा 100। अब एक काम करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दो, 40 से कर दो 50, टीआईआर तो अभी भी होगा, तो ये हो जाएगा 2 into 50 100, यानी 180 माइनस 100 क्या होगा 80। देख रहे हो कैसे एंगल ऑफ डिविएशन घटता जा रहा है। यानी आफ्टर टीआईआर इज हैपनिंग, क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड क्या होगा, as incident angle increases, delta decreases. As incident angle increases, delta यानी angle of deviation decrease करता है। And not only that, it's a linear relationship. क्यों? क्योंकि सबका पावर 1 है, डेल्टा का भी पावर 1 है। यहाँ पे वेरिएबल बोलते कौन है, डेल्टा और आई। तो इक्वेशन देखो जरा, आई का भी पावर 1 है, डेल्टा का भी पावर 1 है, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आएगा ना, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना? चलो तब इसको सॉल्व करो फिर। अब एक काम करो, अब मैं एक ग्राफ बनाऊंगा। मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था, मैंने एक चीज देखा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री था तो एंगल ऑफ डिविएशन 0 था, और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से क्रिटिकल एंगल तक पहुंचा तो पहली बात तो रिफ्रैक्शन हो रहा था, और एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ते बढ़ते, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से एंगल ऑफ डिविएशन पहले बढ़ रहा था ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन टिल क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ग्रेजिंग पे निकला तो उस समय जो मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन होगा वो होता, कितना होता है ना 90 माइनस आईसी। तो हमने इसका कर लिया था, मैंने यहाँ पे लिखा था तो मिट गया। जैसे क्रिटिकल एंगल पार हुआ, मतलब क्रिटिकल एंगल मान लो 30 डिग्री, जैसे मान लो 30.1 डिग्री कर दिया तो क्या हो गया, अब रेज रिफ्रैक्ट ही नहीं करेंगे, सीधे वापस आ गए और वो भी रिफ्लेक्शन करते हुए। तो देयरफॉर डेल्टा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू होगा जब आई हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, यानी 180 माइनस 2 से। लेकिन क्रिटिकल एंगल पे तो ग्रेजिंग होता है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा 0.0001 डिग्री है, यानी ऑलमोस्ट क्रिटिकल एंगल ही हुआ ना, इसलिए मैंने लिख दिया 180 माइनस 2ic। अब मैं बनाऊंगा ग्राफ। ग्राफ का जो पहला हिस्सा वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, लेकिन एक चीज तो पता चला ना मुझे, एक चीज तो पता चल गया ना कि आई से लेके आईसी तक अलग बिहेवियर है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा था। आईसी पे तो चलो ठीक है, ग्रेजिंग है वो तो चलो एक एंगल ही हुआ ना,
फिर आईसी से जैसे ही एंगल बढ़ा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और वो सारा रिफ्लेक्शन के हिसाब से होगा, तो ये हो गया डेल्टा और ये होगा। ठीक है, तो देखो जरा इंटरेस्टिंग है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन क्या हो रहा था, एंगल ऑफ डिविएशन जीरो से बढ़ते 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 क्या हुआ था 90 माइनस आईसी, देखो मैंने लिखवाया ये क्या आईसी, और एंगल ऑफ डिविएशन जीरो से बढ़ते बढ़ते 90 माइनस आईसी। है ना, ये तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसे, ये तो कर्व बनता है। ये देखो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो था तो डिविएशन भी जीरो था, जीरो जीरो से स्टार्ट, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जीरो से बढ़ते 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 आई आई क्रिटिकल हुआ, तो देखो एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ते बढ़ते 90 माइनस आईसी, जैसे आईसी से मैंने एंगल बढ़ाया तो रेज रिफ्लेक्ट कर गया और सीधा एंगल ऑफ डिविएशन हो गया 180 माइनस 2 आईसी। जरा ध्यान से देखो ये 90 माइनस आईसी 180 माइनस 2 आईसी इज इट डबल, यानी क्रिटिकल एंगल के ठीक पहले, यानी जब कम एंगल है तो एंगल ऑफ डिविएशन अराउंड 90 माइनस आईसी हो, और क्रिटिकल एंगल पार करते ही एकदम से डबल हो जाता है, यानी यहाँ पे 180 माइनस 2 आईसी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ते 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 अराउंड 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा, तो एट आई अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री डेल्टा क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री आसपास जब पहुंचेगा तो इसका फिगर क्या है, ये वाला फिगर, अब देखो जब एकदम क्रिटिकल एंगल, सॉरी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलमोस्ट 90 डिग्री, अभी 90 डिग्री तो नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो देखो ये रिफ्लेक्ट भी तो ऐसे करेगा ना, यानी देखो ये स्ट्रेट जा रहा था और थोड़ा सा बेंड हुआ है, यानी देख रहे हो एंगल ऑफ डिविएशन बहुत कम हो गया, और वो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बता रहा है, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलमोस्ट ऐसे होने लगा, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या ऑलमोस्ट 90 डिग्री, तो जो डेल्टा यानी डिविएशन होगा वो क्या होगा 180 माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, यानी अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री, तो वही हो रहा है यहाँ, तो देयरफॉर, और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ध्यान रखना, तो देयरफॉर आईसी के बाद जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये देखो आई अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, इसका बेंडिंग देखो कितना कम है, ये हो गया डेल्टा, बताओ डिविएशन कितना कम नहीं हो गया, यही होता है अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री, यानी ऐसे।
ठीक है, ये क्या डेल्टा वर्सेस आई का वेरिएशन। डेल्टा मतलब होता है एंगल ऑफ डिविएशन और आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बात अच्छे से समझ लो, ये मैंने सारा डिटेल में तुमको समझाया। चलो ठीक है, तो फिर इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम लोग उस पे चलते हैं, टीआईआर के यूज पे चलते हैं। पता क्या होता है, हम लोग जो आसपास की दुनिया देखते हैं, है ना, वो बड़े सिंपल दिखता है क्योंकि सीधा एयर है तो वहां से रेज अपना बेंड करके आ जाता है। लेकिन ऐसे भी नहीं है। जैसे सन जो है 2 मिनट बाद दिखता है, सॉरी 2 मिनट पहले दिखता है, और सनसेट 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, यानी सन दिखता रहता है। रीजन क्या है? द रिफ्रैक्शन ऑफ सन रेज व्हाइल इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर। यानी जब वो एटमॉस्फेयर से पास होता है तो सन रेज रिफ्रैक्ट करता है और इस चक्कर में, चलो अच्छी बात है। अब पता क्या होता है, ये जो टीआईआर है इसके भी कुछ अपने फायदे नुकसान है, तो अभी पता चलेगा। नंबर वन इज दैट ये जो रेज का टीआईआर ये बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है आजकल फाइबर ऑप्टिक। कैसे? ना फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है, आजकल जो इंफॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट के थ्रू पास किया जाता है। ठीक है, मान लो किसी के मटेरियल की क्रिटिकल एंगल है सपोज 30 डिग्री, और ये फाइबर ऑप्टिक केबल, और आज के दिन में ऐसे हजारों लाखों किलोमीटर के फाइबर ऑप्टिक केबल लग चुके। दोबारा सुनो, आज के दिन में हजारों लाखों किलोमीटर के फाइबर ऑप्टिक केबल लग चुके। अब हम पता क्या करेंगे, सपोज क्रिटिकल एंगल है 40 डिग्री, ऐसे एग्जांपल है। एक काम करो, तुम ना किसी तरीके से इंसिडेंट करा दो सम एंगल, लेट्स से एग्जांपल IC is equal to suppose 40, सपोज क्रिटिकल एंगल है लेट्स से इक्वल टू 40 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, ये जो I है ना इसको रख लो ग्रेटर देन 40। अब क्या होगा, टीआईआर करेगा। और याद रखना ये टीआईआर है यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो टोटल नहीं होता, जरा सोचो लॉजिकली, सपोज तुमने कुछ इंफॉर्मेशन को पैक करके फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू इंटरनेट के थ्रू कुछ भेज दो, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू इंटरनेट विंडो सब चलता है आज, तो तुमने कुछ भेजा और मान लो 2% बाहर चला गया। याद है ना, अभी बताया था ना कि जब नॉर्मली जब रिफ्रैक्शन होता है तो अगर 100 यूनिट्स आता है इंसिडेंट रे तो 99 यूनिट चला जाता है रिफ्रैक्टेड और 1% रिफ्लेक्टेड, यानी अलग हो गया ना। पर टीआईआर में क्या होता है, अलग नहीं होता है। अगर 100 रेज आएंगे तो 100 के 100 टीआईआर करेंगे, तभी तो उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी 100% रिफ्लेक्शन होता है। इससे क्या होता है, कोई डेटा लॉस नहीं होता। नहीं तो देखो, अगर मान लो 100 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजे और अगर 2-3 साइड से निकल जाए और बाकी सीधे चले जाए, तो वो जो 2-3 साइड से निकला उसका जो इंफॉर्मेशन है वो तो गायब हो गया। आर में पॉइंट, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर ये यहां से रिफ्लेक्ट करके टोटल रिफ्लेक्शन करके यहाँ। अब बताओ यहाँ पे जब आएंगे तो उसके इंसिडेंट एंगल क्या होगा, फिर से 40 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। इस बार जो इंसिडेंट एंगल होगा वो फिर से क्या होगा, 40 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या वो फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा और ये पूरा चलता जाएगा। ये तो मैंने ऐसे एक वायर का सेक्शन ड्रॉ किया, ये वायर हजारों किलोमीटर लंबा होगा, तो यूं टक 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 यानी रिफ्लेक्शन करते 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 दूसरी जगह पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होता है।
तो जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल में स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है ऑलमोस्ट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताओ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? यानी 20 लाख 2 लाख, हाँ 2 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जाता है। 2 लाख किलोमीटर बहुत होता है। जैसे दिल्ली से चेन्नई होगा अराउंड 2000 किलोमीटर, या मे बी दिल्ली से बैंगलोर 2000 किलोमीटर। 2 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जा रहा है, यानी दिल्ली से बैंगलोर जाने में फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड लगेगा, चेन्नई जाने में फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड लगेगा, दुनिया के दूसरे कोने में भी जाने के लिए जो है फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। इसलिए तो आज के दिन में इंटरनेट इतना फास्ट है। कई बार तुमने देखा होगा कि जैसे ही मेल सेंड कर रहे हो, मान लो मेल तुमने सेंड किया, क्लिक बटन प्रेस किया और फोन पे आ गया कि मेल रिसीव या मेल सेंड, है नहीं? तो इतना फास्ट हो जाता है। तो कहने मतलब कि ये जो इंटरनेट वगैरह ये सब चीजें चल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल इसी तरीके से चलता है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल का जो वर्किंग है, दिस टोटली बेस्ड ऑन टीआईआर। ठीक है ना? फाइबर ऑप्टिक केबल का जो वर्किंग है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन टीआईआर। ठीक है ना? और भी कई सारे डिवाइसेस हैं, जैसे और भी कई सारे डिवाइसेस है, जैसे एक डिवाइस का नाम है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? देखो पानी के अंदर से, पानी के अंदर रहते हुए अगर तुमको पता करना है पानी के ऊपर क्या हो रहा है, तो वन डिवाइस इज कॉल्ड एज पेरिस्कोप। अब तुम बोलोगे पानी के अंदर रहते ये सब क्या चक्कर है? एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे मान लो एक सबमरीन है। अब सबमरीन का काम क्या होता है? चुपके से समुद्र के नीचे में रहते हुए वो इधर से उधर चला जाता है, फिर खबर लेके आता है, और जरूरत पड़े तो फायरिंग भी करता है, कई बार जहाज को डुबो देता है वगैरह। ये होता है सबमरीन का रोल। लेकिन सबमरीन को देखना भी तो पड़ेगा ना कि जहाज कहाँ पे है। मान लो उधर जहाज है, उधर जहाज है, पता कैसे चलेगा? तो सबमरीन से क्या करते हैं, एक शाफ्ट टाइप का उठा देते हैं ऊपर, और वो पानी के ऊपर चला जाता है। उसके साथ एक कैमरा टाइप का डिवाइस, वो कैसे फंक्शन होता है बताता हूँ, और उससे कैप्चर करता है, और वो घूमता रहता है, देखता रहता है कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये पेरिस्कोप का काम होता है। और वो फिर नीचे जो सबमरीन में लोग बैठे हैं उनको दिख जाता है। तो उनको दिख गया कि एक एनिमी का जहाज उस तरफ से आ रहा, एक एनिमी का जहाज उस तरफ से आ रहा, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे और वहां पे दोनों जगह फायरिंग करते एंड सो ऑन। तो चलो लड़ाई झगड़े की बात है, पर मैं करूँ पता तो करना पड़ता है ना। तो एक डिवाइस होता है पेरिस्कोप, उसका फंक्शनिंग देखो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब मान लो यहाँ पे पानी है या कुछ भी, बताइए तो जस्ट डिवाइस दिखाने वाली बात। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म रखते हैं, ये ग्लास का प्रिज्म। इससे क्या होगा, इससे होगा कि रेज यहां से आएंगे और ग्लास के इस सरफेस पे ये टीआईआर कर, दिख रहा है ना यहाँ पे टीआईआर कर, तो रेज कहाँ जाएंगे,
जैसे ऊपर एक प्रिज्म रखा है, ऐसे एक प्रिज्म नीचे भी रखा जाता है। तो इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे दो बार TIR हुआ, ये TIR1 और यहाँ पे हो गया TIR। तो देखो पानी के नीचे मैं अगर यहाँ पे आइस रखता हूं, ठीक है। तो ये पानी के नीचे रहते हुए देखो, आइस का मतलब ये नहीं कि मैं पानी के अंदर आइस लेके बैठा रहूंगा। आइस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी एक डिवाइस रख लो जो कि उसका वीडियो कैप्चर कर ले या जो भी कैप्चर करना है, तो सबमरीन के अंदर होगा जो भी होगा, या आदमी बैठ के देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये सबमरीन के अंदर होगा ना, ये सबमरीन, वो अंदर बैठ के फिर वो ऊपर का चीज देख। इससे क्या हुआ, देखो सबमरीन को ऊपर नहीं आना पड़ा, सबमरीन पानी के नीचे रह गया और ऊपर का चीज जो है, जो भी यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, जो भी होगा वो ऐसे करके। तो TIR का जो है कई जगह यूज होता है, मैं एक दो और बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, तुमको पता चलेगा कि TIR का जो है इवन हम लोग के रियल लाइफ में भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलो ठीक है, आज इतना ही करेंगे। आज हमने मेनली डेडिकेट किया था सिर्फ TIR के ऊपर डिस्कस करने, TIR और एंगल ऑफ डिविएशन दैट हैपेंस अलोंग विद TIR, बिफोर TIR एंड आफ्टर TIR। तो ये हम लोग का मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। तो ये ना हर रोज देखा होगा एक एक थीम पकड़ के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि लेंस में डिस्कस किया था, मिरर में डिस्कस किया था, जो भी है, मिरर लेंस में से कोई एक डिस्कस किया था। अगर ऑब्जेक्ट को चलाओगे इन्फिनिटी से धीरे 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 धीरे, तो इमेज का क्या होता है, कैसे कैसे चलता है, कब फास्ट चलता है, कब स्लो चलता है ना, ये तमाम चीजें। तो ये सारा डिस्कस किया था लास्ट क्लास। आज हमने TIR और एंगल ऑफ डिविएशन पे फोकस किया। कल सुबह भी एक क्लास रखूंगा, लेकिन कल के सुबह के क्लास थोड़ा सा अलग रखेंगे। अब हम ऑप्टिक्स डिस्कस नहीं करेंगे कल सुबह के क्लास में। अब हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, शायद कुछ मैथमेटिकल टूल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, बाय बाय। कल मिलते हैं, फिर कल कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये ऑप्टिक्स को भी करेंगे मे बी नेक्स्ट वीक कभी और, है ना। ये ऑप्टिक्स काफी दिन हो गया, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक, ठीक है ना। सर क्रिटिकल एंगल क्या फिक्स होता है हर एक उसके लिए? अलग अलग डिवाइसेस के लिए क्रिटिकल एंगल तो फिक्स होता है? ओके, अब सुनो, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स μ2/μ1। यानी एक मीडियम का कोई क्रिटिकल एंगल नहीं होता, क्योंकि एक मीडियम का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, पर क्रिटिकल एंगल उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके सराउंडिंग में जो मीडियम है μ2, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंडेंट है। तो अगर तुम दिखा के बोलोगे ये रहा मटेरियल, इसका क्रिटिकल एंगल बताओ, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मैं पूछूंगा क्या, मैं इसको रखा कहां पे है, इसके आसपास कौन है, आसपास क्या है, तो उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, और जो हाथ में पकड़ के रखे हो सैंपल, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तब जाके क्रिटिकल एंगल बता पाऊंगा। यानी क्रिटिकल एंगल इज नॉट a fixed quantity for a particular material because it will also depend on the surrounding material. पर हाँ,
जनरली क्रिटिकल एंगल का वैल्यू जो दिया जाता है वो है इन एयर, तो एयर का तो फिर μ2 1 हो गया, ठीक है ना, तब तो चलो फिक्स वैल्यू हो गया। बट अगर एयर में नहीं है, इन दैट केस क्रिटिकल एंगल भी फिक्स नहीं। ये हो गया इसका आइडिया। अब क्लियर हो गया ना? यस सर। चलो ठीक है फिर, ओके फिर आज इतना ही करते हैं। कल के क्लास में और डिस्कस करेंगे, पर कल के क्लास में ऑप्टिक्स डिस्कस नहीं करेंगे। ऑप्टिक्स अब एक एक क्लास डिस्कस करेंगे 1-2 हफ्ता, और उससे खत्म भी हो जाएगा। और बाकी क्लास में अब हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़, है ना? चलो ओके, आज के लिए इतना ही। सर ये Have a good day, वीडियोस bye-bye। भी अपलोड करवा देना आपने। हाँ बेटे, सर ये वीडियोस भी अपलोड करवा देना आपने। वीडियोस ना कई सारे अपलोड हुआ है, एक बार जरा चेक कर लेना कि कोई छूटा हुआ है। ठीक है मतलब सर। एक लास्ट वीक का तो नहीं हुआ है, बट उसके पहले के सारे शायद अपलोड है, एक बार चेक करोगे? समय करती हूँ। हाँ एक बार कर लेना, ठीक है ना? चलो ओके, हैव अ गुड डे।